हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लासेस में कॉस्ट अकाउंटिंग को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, वो मैंने बताया था। आज मैं कॉस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और उसको कैसे कैसे हम स्टडी करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करें, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए बेटा, हम आपको डिस्कस करेंगे अभी कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, हम तीन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अब चलिए चलिए देखिए, हम कोई पेन को कंपेयर करते हैं बेटा, या कोई भी गुड्स को कंपेयर करते हैं। अगर आप परचेज करेंगे तो उसके लिए पैसा तो देना पड़ेगा, तो जो पैसा आप पेमेंट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है। जैसे आप पेन परचेज करते हैं तो 20 रुपीज पेमेंट करते हैं, बुक परचेज करते हैं तो 100 रुपीज पेमेंट करते हैं, एक कॉपी परचेज करते हैं तो 30 रुपीज पेमेंट करते हैं, एक टेबल परचेज करते हैं तो 500 रुपीज परचेज करते हैं, 500 रुपीज पेमेंट करना पड़ता है। तो बुक, पेन, कॉपी, टेबल का ये क्या हो गया बेटा, कॉस्ट हो गया। दूसरी एग्जांपल, अगर सपोज कीजिए कोई चेयर आप बनाते हैं, चेयर जब बनाएंगे तो उसमें तीन टाइप की मटेरियल लगेगा। क्या लगेगा, वुड लगेगा, नील लगेगा, फेविकोल लगेगा। ये सारी चीजें उसके लिए क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया टू मेक अ चेयर। तो जो एक्सपेंसेस करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, whether it is in actual term or notional term or allocated in the form of allocated cost, that is allocated expenses, that is said to be the cost. जैसे आप हेयर कट कराते हैं तो हेयर कट कराने के लिए नाई को पैसा देना पड़ता है, वो भी आपके लिए क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। आपने सर्विसेज लिया, आप क्लासेस परचेज करते हैं, हमारी क्लासेस परचेज करने के लिए आपको कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ता है। जैसे मैंने 5000 में कॉस्टिंग की क्लासेज आपको दी, तो 5000 रुपीज आपके लिए क्या हो गया बेटा, कॉस्ट हो गया। ठीक है ना। जैसे बस फेयर आप पेमेंट करते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो बस फेयर आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्टिंग, व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कॉस्ट फॉर पेन, मैंने कहा ₹20। कॉस्ट फॉर बुक, मैंने कहा ₹100। कॉस्ट फॉर कॉपी ₹30। कॉस्ट फॉर टेबल ₹500। ये सारे कॉस्ट हो गए गुड्स का, कॉस्ट ऑफ गुड्स। जैसे दूसरा मैं एग्जांपल बता रहा हूं, कॉस्ट फॉर हेयर कट ₹80। कॉस्ट फॉर बस फेयर 50। कॉस्ट फॉर ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस के लिए आपने ₹5000 दिया, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज हो गई। ये क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज हो गया। जब आप सर्विस लेते हैं तो आप गुड्स कॉस्ट देते हैं, जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो आप पैसा पेमेंट करते हैं, जब सर्विस लेते हैं तो पैसा पेमेंट करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है। तो कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है बेटा, कॉस्ट, इट इज अ प्राइस टू पे for any goods or
services is said to be cost। उसको क्या कहते हैं बेटा? कॉस्ट कहा जाता है। कोई प्राइसेस और सर्विसेज, इसको ऐसे भी कहते हैं, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इट इज expenses which is incurred to manufacturing to produce any goods, whether it is in notional term और एक्चुअल टर्म। या तो एक्चुअल टर्म में होना चाहिए या तो नोशनल टर्म में होना चाहिए, और एलोकेटेड एक्सपेंसेस नोशनल टर्म को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब सुनिए, इंटर लेवल तक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही समझिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट नहीं बनाते तो हम अपने आप को दूसरी जगह इंगेज करते तो वहां से कुछ पैसा हम कमा सकते थे। तो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कमाने के लिए वो मैंने लूज किया, और लूज करके मैं ये वाली प्रोडक्ट बनाने पे लग गया, तो दैट इज सेड टू बी नोशनल टर्म, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्चुअल में जो पैसा लगा वो तो लगेगा ही। एलोकेटेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एलोकेटेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एलोकेटेड एक्सपेंसेस, मान लिया जाए कोई फैक्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कोई फैक्ट्री है, और फैक्ट्री प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन रिलायंस का हेड ऑफिस जो मुंबई में है, हेड ऑफिस, यहां पे तो करोड़ों का खर्च होता है। तो हेड ऑफिस की खर्च को क्या किया जाए, किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे एलोकेट कर दिया जाए, भाई तुम इतना पैसा तुम्हारे हिस्से में गया, हेड ऑफिस की कॉस्ट, तो उसको क्या कहते हैं? एलोकेटेड कॉस्ट का, दैट इज सेड टू बी एलोकेटेड कॉस्ट। उसको कहते हैं बेटा, हम एलोकेटेड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है ना? तो मैं समझ आ गया। या तो कोई गुड्स या सर्विसेज लेने के लिए आपको प्राइस पेमेंट करना पड़े, या तो कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका जो खर्च लगता है, चाहे वो एक्चुअल टर्म में हो, चाहे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म में हो, या एलोकेटेड टर्म में हो, तो सारे को क्या कहा जाता है? कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है ना बेटा? एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पे दिया ही था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि टाइप ऑफ कॉस्ट क्या होता है? टाइप ऑफ कॉस्ट के टाइप ऑफ कॉस्ट क्या होता है? तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेस पे हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी के बेसिस पे हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे हम वेरीफाई कर सकते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेस पे आइडेंटिफाई कर सकता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, इसके बेस पे वेरीफाई किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। तो भाई इतने टाइप से हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेचर के बेसिस पे कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वेरिएबिलिटी के बेसिस पे कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे?
एलिमेंट्स के बेसिस पे कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फंक्शन के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कंट्रोल और अनकंट्रोल के बेसिस पे कैसे, मैनेजरियल डिसीजन के बेसिस पे कैसे, ये सारी को डिटेल में हमें स्टडी करना है। ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पे हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, नेचर के बेसिस पे। ठीक है ना बेटा। तो नेचर के बेसिस पे दो टाइप का कॉस्ट होता है बेटा, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। ठीक है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एक तो आपको डायरेक्ट कॉस्ट होता है और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक आपका डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, दूसरा आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। अब क्वेश्चन है कि डायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, इसको आप समझिए बहुत अच्छे से। देखिए हमारे पास एक पेन है, पेन में एक कैप होता है, कैप के साथ साथ एक रिफिल होता है पेन का। देखिएगा एक रिफिल होता है पेन का, रिफिल एक कोई पर्टिकुलर गुड्स होता है, एक बॉडी होता है। अब देखिए चार चीजें हमारे मिलके एक पेन बन गया। तो ये जो बॉडी है, ये जो रिफिल है, ये जो कैप है, मान लीजिए 10 पेन बनानी है तो 10 बॉडी चाहिए, 10 रिफिल चाहिए, 10 कैप चाहिए, 10 ये वाले न्यूक्लियाची चाहिए। तो हर एक जितनी प्रोडक्ट चाहिए, जितनी प्रोडक्ट हम बनाएंगे उतनी ये सारी चीजें लगेगी। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। दिस इज सेड टू बी डायरेक्ट कॉस्ट। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। लेकिन एक बात सोचिए, एक पेन बनाने के लिए एक मशीन हायर किया हमने, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, मशीन हायर कॉस्ट। ठीक है। लेकिन एक पेन बनाने के लिए जो मशीन हायर किया उसमें लुब्रिकेंट ऑयल लग रहा है, तो लुब्रिकेंट ऑयल को हम पेन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट ऑयल ग्रीस रखते हैं बेटा, तो ग्रीस हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है, उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। आपने पेन बनाया, ये कैलकुलेटर है बेटा, ये कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में जितनी भी आपकी प्लास्टिक है, जितने भी ये बटन्स है, जितनी भी आपकी ग्लासेज है, ये सारी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। ये चिप्स है जो भी है, ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन ये आपको कैलकुलेटर बनाने के लिए एक मशीन यूज किया गया। अब मशीन जब गंदा हो जाता है उसको सफाई करने के लिए हम कपड़ा खरीदते हैं, कॉटन, तो कॉटन यूज करते हैं उसकी सफाई करने के लिए, तो कॉटन आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। ठीक है ना। तो जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, भाई हम 10 पेन बनाएंगे तो 10 हमारे पास कैप लगेगा, 10 रिफिल लगेगा। हम 10 कैलकुलेटर बनाएंगे तो 10 कैलकुलेटर के लिए 10 कैलकुलेटर की बटन लगेगी, 10 ग्लासेस लगेगा, 10 चिप्स लगेगा। ये सारे क्या हो गया, आपका डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, जो प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई किया सकता है। अब एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैं चेयर बना रहा हूं, सपोज कीजिए, तो इस चेयर को मैन्युफैक्चरिंग करने में हमें क्या क्या चीज यूटिलाइज हो सकता है। एक तो वुड लगेगा, फिर आपको नेल लगेगा, नेल कील। लेकिन ये जो वुड है, जितनी चेयर बनाओगे उतनी वुड लगेगी, जितनी नेल बनाओगे उतनी आपको नेल लगेगा। तो इसको क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। जो प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, 10 चेयर बनेगा, 10 प्रोडक्ट के लिए वुड लगेगा, नील 10 के लिए लगेगा, एक में कितना लगता है तो 10 में कितना लगेगा, ऐसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन एक चेयर बनाने के लिए एक फेविकोल लगता है, फेविकोल। तो ये जो फेविकोल लगेगा वो कितनी क्वांटिटी में, एक में लगेगा, कितनी क्वांटिटी दूसरी में लगेगा, एक से इतना लगेगा, ऐसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है।
क्योंकि जब आप फेविकॉल उठाओगे तो ज्यादा भी उठ सकता है, कम भी उठ सकता है, कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है। तो फेविकॉल की जो कॉस्ट है उसको प्रोडक्ट के वाइज आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। कितनी चेयर में कितनी फेविकॉल ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। एकदम एक चेयर में इतना ही फेविकॉल रहेगा ऐसे कहना मुश्किल है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। उसी लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे बेटा, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे, जो प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई नहीं होता। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने देखा, सपोज कीजिए मैंने गारमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा हूं। गारमेंट इंडस्ट्रीज, यहां पे हमें 100 शॉर्ट्स बनानी है, 100 शॉर्ट्स बनानी है। 100 शॉर्ट्स बनाने के लिए आपको देखिएगा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे 100 शॉर्ट्स बनानी, 100 शॉर्ट्स बनाने के लिए आपको क्लॉथ चाहिए, क्लॉथ चाहिए। इस क्लॉथ को 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं। क्या होगा, एक कोई इस मशीन को कटिंग करेगा क्लॉथ को, कोई क्या करेगा स्विचिंग करेगा, कोई उसको क्या करेगा प्रेसिंग करेगा तो क्लॉथ तैयार हो जाएगा। अब सपोज कीजिए मैं यहां पे इनको दिया 10,000 रुपीज, इनको दिया 5,000 रुपीज मैंने इनको पेमेंट किया और 3,000 रुपीज मैंने इनको पेमेंट किया। अब इनकी कॉस्ट क्या हो गई भाई, कटर जो इन्होंने काटा उसको 100 शॉट के लिए इतना, तो आपको 10 के लिए कितना हो जाएगा, तो ₹100 पर शॉट को 100 रुपीज दिया गया। 5,000 टोटल दिया गया 100 के लिए, तो भाई इसके लिए कितना 50 रुपीज। इसको 100 के लिए इतना दिया गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पे 100 कटिंग का कॉस्ट लगता है, एक पे 50 आपका लगेगा, एक पे 50 कॉस्ट लगेगा, एक पे 30 कॉस्ट प्रेसिंग का लगेगा। तो ये जो कॉस्ट हो गया, इसको हम प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट लेबर कहा जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई किया जाता है। अब देखिएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट इसमें कितना होता है। अब देखिएगा कटिंग वाले ठीक से काट रहा है, मैंने कटिंग कर रहा है कि नहीं, स्विचिंग वाले ठीक से स्विचिंग कर रहा है कि नहीं, प्रेसिंग वाले ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसको सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर मैंने रख दिया, एक मैंने क्या लिख दिया, सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर क्या करता है, वॉच करता है कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसको गाइड करता है, उसको सिखाता है। तो गाइड करता है, इसको क्या करते हैं, पर मंथ सैलरी 20,000 हम देते हैं। अब 20,000 में कितनी शॉर्ट्स बन रही है उसको ये आइडेंटिफाई नहीं है भाई, मंथली हिसाब तुम्हारा रहेगा 20,000। तो ये वाला कॉस्ट जो है इसको प्रोडक्ट वाइज आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। और जब प्रोडक्ट वाइज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो इस कॉस्ट को क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है, इनडायरेक्ट लेबर कहा जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, दिस इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, जैसे प्यून होता है, तो प्यून किस पोर्शन के लिए ज्यादा काम किया, किस पोर्शन के लिए कम काम किया, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। जैसे कैंटीन होता है, कैंटीन जितने भी वर्कर्स है सारे के लिए कैंटीन ऑर्गेनाइजेशन ने खोल दिया। अब किस प्रोडक्ट के लिए कितना कैंटीन का खर्चा आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाइड होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट। और जो प्रोडक्ट से आइडेंटिफाइड नहीं होता उसको क्या कहते हैं हम, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। क्लियर है ना। अब देखिएगा डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट it is a cost which is directly identified with
ईच प्रोडक्ट और ईच कॉस्ट सेंटर is said to be डायरेक्ट कॉस्ट। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में लिख देता हूं। आपको यहाँ पे कुछ नहीं है, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं है उसको क्या कहते हैं बेटा? इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट it is a cost which is not directly identified with each product or cost center is said to be indirect cost। उसको क्या कहते हैं बेटा? इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। क्लियर है ना? डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, हम अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट समझ आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, दूसरा पार्ट है कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। अब देखिए, आपके पास तीन टाइप की कॉस्ट होता है। एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे आपके पास लिखा जाता है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट, यहां पे लिखा जाता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। अब देखिएगा, जितने भी प्रोडक्शन किया जाए, जितनी भी प्रोडक्शन किया जाए, वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम होता है। एक यूनिट की कॉस्ट हमेशा क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर 50 यूनिट के लिए अलग होगा तो 10 यूनिट के लिए अलग होगा, तो इसमें क्या होगा? डिफरेंट होगा। टोटल कॉस्ट आपका हमेशा क्या होता है? डिफरेंट, एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट में क्या होता है? टोटल कॉस्ट आपका सेम होता है। इसको बहुत अच्छे से मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो और समझ आएगा। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट यहां पे क्या होता है बेटा? डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन में आपका डिफरेंट होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है? आपका ये भी डिफरेंट होता है और आपका ये भी आपका डिफरेंट होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में तीनों आपका डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होता है। अब इसको बहुत अच्छे से आपको समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक एक का एग्जांपल, और उस एग्जांपल के बेसिस पे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना बेटा? अब देखिएगा, सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूं आपको वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में समझिए। यहां पे तीन केसेस है बेटा।
यहां पे मैंने लिखा ये प्रोडक्शन यूनिट लिखा, ये मैंने कॉस्ट लिखा। प्रोडक्शन यूनिट, सपोज कीजिए मैंने 10 यूनिट्स लिखा, यहाँ पे 100 यूनिट्स है, यहाँ पे 1000 यूनिट्स है। यहाँ पे मैंने लिखा कॉस्ट पर यूनिट ₹10। 10 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे फिर भी कॉस्ट पर यूनिट 10 होगा। यहाँ पे 100 पर यूनिट करेंगे फिर भी 10, यहाँ पे 10 करेंगे फिर भी 10। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट हो गया। यहाँ टोटल कॉस्ट कितना होगा, यहाँ पे 10 इंटू ₹10 दैट इक्वल टू ₹100 हो जाएगा। 100 इंटू ₹10 दैट इक्वल टू ₹1000 हो जाएगा। 1000 इंटू ₹10 दैट इक्वल टू 10,000 हो जाएगा। ये आपकी टोटल कॉस्ट है। अब सुनिए, आप ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। तो हमने यहां पे क्या देखा, हमने यहां पे क्या देखा बेटा, देखिए आप, हमने देखा कि भाई कॉस्ट पर यूनिट तो सब में सेम है, यहां पे भी 10 है, यहां पे भी 10 है, यहां पे भी 10 है। लेकिन आपने जब टोटल कॉस्ट निकाला तो 10 यूनिट्स के लिए ₹100, 100 यूनिट्स के ₹1000 और 1000 के ₹10,000। तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन किया सकता है, इन वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट at different level of production, at different level of production, at different level of production is same, but at different level of production total cost is different। ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखिए, टोटल वेरिएबल डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन is different but cost per unit is same at different level of production, cost per unit is same at different level of production। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गया आपका बेटा, सेम हो गया। यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे आपको 100 हो गया, यहाँ पे 1000 हो गया, यहाँ पे ये डिफरेंट यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट डिफरेंट है। कॉस्ट पर यूनिट यहाँ के लिए अलग, यहाँ के लिए सेम, यहाँ के लिए सेम, कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है। अब इसको ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है, तो वेरिएबल कॉस्ट में यहाँ पे ग्राफ बनाना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट होता है, प्रोडक्शन यूनिट, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट ₹5 है, तो 1 यूनिट आपने बनाया तो आपका यहाँ पे 1 चला जाएगा। यहाँ आपने 2 बनाया तो 2 के लिए कॉस्ट हो जाएगा, 3 बनाया तो 3 के लिए कॉस्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है। ठीक है ना बेटा। अब आ जाता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, इसका नेचर क्या होता है कि हमेशा फिक्स होता है, टोटल कॉस्ट हमेशा सेम होता है हर एक प्रोडक्शन यूनिट पे। तो यहां हमने लिखा प्रोडक्शन यूनिट,
10, 100, 1000, 1000। देखिए यहाँ टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, ₹10,000। चाहे आप 10 यूनिट बनाए फिर भी 10,000, चाहे 100 यूनिट बनाए फिर भी 10,000, चाहे आपने 1000 यूनिट बनाए फिर भी 10,000। लेकिन यहां पे कॉस्ट पर यूनिट फर्क हो जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, कॉस्ट पर यूनिट ₹10,000 डिवाइडेड बाई 10, ये कितना हो जाएगा, ₹1000 पर यूनिट हो जाएगा। यहां पे ₹10,000 डिवाइडेड बाई 100, ये ₹100 हो जाएगा। यहां पे ₹10,000 डिवाइडेड बाई 1000, यहां पे ₹10 हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन यूनिट हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन टोटल ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन यूनिट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। टोटल कॉस्ट हमेशा एक क्या होता है, 10,000 1000 यूनिट बनाया फिर भी आपको 10,000, 100 यूनिट बनाया फिर भी 10,000, 10 यूनिट बनाया फिर भी 10,000। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट आपका क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या है बेटा, बताइए आप। ये सब चीजें देखने में लग रहा है छोटा, लेकिन आपको बाद में इसका बहुत यूज होगा। फिक्स कॉस्ट का कैसे किया जा सकता है, टोटल फिक्स कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन is different, but cost per unit is same. Cost per unit is different, same नहीं, different. Total fixed cost at different level of production, मैंने गलत लिख दिया, इसी का उल्टा बोला गया था। Total fixed cost at different level of production is same, but cost per unit is different at different level of production, different level of प्रोडक्शन, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, ये फिक्स कॉस्ट का नेचर है। जो चीजें मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने लिखा था यहाँ पे, कॉस्ट पर डिफरेंट और टोटल कॉस्ट सेम होता है। ठीक है, अब आ जाइए इसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, प्लीज आप देखिएगा। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट हो गया, यहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। ये आपका फिक्स कॉस्ट हो गया, इस टाइप का होता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसको प्लीज अच्छे से समझिए। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इस एग्जांपल को प्लीज अच्छे से समझिए। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मैं एग्जांपल यहां पे बता रहा हूं, प्रोडक्शन यूनिट,
अब देखिएगा यहाँ पे 10 यूनिट्स है, यहाँ पे 100 यूनिट्स है, यहाँ पे 1000 यूनिट्स है। अब यहाँ पे देखिएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यहाँ पे 1100, यहाँ पे टोटल कॉस्ट यहाँ पे 1100 हो गया, और यहाँ पे 11,000, यहाँ पे 1,01,000, 1,01,000। अब देखिए टोटल कॉस्ट यहाँ पे डिफरेंट है, और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट भी मैंने निकाला। 1100 डिवाइडेड बाई 10, ये डिवाइडेड बाई 100, 1,01,000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपकी कॉस्ट कितनी आ गई 110। एक मिनट, यहां पे ये आपका कॉस्ट होगा 22,000, तो यहाँ पे 2000, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा बेटा, 200, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ₹110 हो गया, यहाँ पे 101, ये रुपीज हो जाएगा 101 कॉस्ट पर यूनिट। तो इस केस में हमने क्या देखा कि यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट पे टोटल कॉस्ट डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट पे, डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो इसको क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट भी डिफरेंट और कॉस्ट पर यूनिट भी डिफरेंट आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। दिस इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास क्या हो जाती है, टोटल कॉस्ट भी डिफरेंट और आपका कॉस्ट पर यूनिट भी डिफरेंट। अब देखिएगा यहां पे मैंने आपको क्या समझाया था स्टार्टिंग में, वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट आपका क्या होता है, सेम होता है। टोटल कॉस्ट डिफरेंट होता है डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल पे। फिक्स कॉस्ट में ये डिफरेंट ये सेम। सेमी वेरिएबल में दोनों डिफरेंट होता है, दोनों डिफरेंट होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब आपको यहां पे आपने देखा कि डिफरेंट है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे डिफाइन कर सकता है, इट इज अ कॉस्ट इन विच टोटल कॉस्ट at different level of production is different. Different level of production is different, and as well as cost per unit at different level of production is different. Cost per unit at different level of production is different.
यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी डिफरेंट होता है, कॉस्ट पर यूनिट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब क्वेश्चन है कि भाई कैसे इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। अब देखिएगा ये किस टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है कि सर्टेन लेवल तक आपका सेम बिल होता है, और उसके बाद जैसे जैसे आप यूज करेंगे वैसे वैसे आपने क्या किया, पर यूनिट के हिसाब से इंक्रीज करते जाता है। टेलीफोन बिल, ये सब एक सर्टेन मैंने कॉल तक फिक्स है, अगर उस कॉल इंक्रीज करेगा तो आपकी कॉस्ट भी क्या करेगा, वहां पे इंक्रीज करेगा। ठीक है ना बेटा। देखिए दूसरा, एक कंपनी है वो कैब यूज करता है, कैब यूज करता है और 7 सीटर कैब है, तो हर एक 7 सीटर कैब 7 लोगों के लिए एक कैब, और जैसे ही 8 हो जाएगा तो दूसरी कैब हायर करना पड़ेगा, तो जैसे ही 15 हो जाएगा तीसरी कैब हायर करना पड़ेगा। ये आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, जैसे रेंट हो गया फिक्स कॉस्ट हो गया, है ना, सैलरी हो गया फिक्स कॉस्ट हो गया, वो तो आपको देना ही है चाहे प्रोडक्शन हो या नहीं। वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्ट पर यूनिट से जो आइडेंटिफाई होता हो, जैसे मटेरियल कॉस्ट लगता है, जितनी प्रोडक्ट बनाएंगे उतनी आपको मटेरियल आएगा, तो उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट का। अब क्वेश्चन है कि सेमी वेरिएबल में वेरिएबल कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फिक्स कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसको जानना जरूरी है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब देखिएगा यहाँ पे हाउ टू फाइंड, अब देखिएगा टोटल कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स के लिए हमने कितना दिखाया था, टोटल कॉस्ट 11,000, तो यहां पे 11,000 है, और टोटल कॉस्ट फॉर 10 यूनिट्स के लिए कितना था, यहाँ पे 2,000 था, दो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। तो यहां पे जो कॉस्ट निकला वो आपको दो कॉस्ट निकलेगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, यहां पे भी दो कॉस्ट निकलेगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट होता है। मान लीजिए कि मैंने कहा कि कॉस्ट पर यूनिट आपका x और फिक्स कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट आप मान लो y, तो यहां से आपका एक इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन वेरिएबल कॉस्ट कितनी 100 यूनिट्स के लिए, तो वेरिएबल कॉस्ट 100 यूनिट में चेंज होगा, तो यहां पे 100x प्लस फिक्स कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, y दैट इक्वल टू 11,000। यहां के लिए क्या हो जाएगा, कितनी यूनिट 10, तो 10x प्लस y ये कितना हो जाएगा 2,000। अब हमें वेरिएबल कॉस्ट पर दो इक्वेशन आ गए, इस इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे देखेगा, यहां पे माइनस करेंगे, यहां पे माइनस करेंगे, यहां पे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 100 माइनस 10, 100x माइनस 10x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहां पे कितना होगा 11,000 माइनस 2,000, तो x कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे 100 माइनस 10, मैं माइनस करके नहीं लिख रहा हूं, उसका लॉजिक मैं बताऊंगा अभी। 11,000 माइनस 2,000, यहां पे x इक्वल टू 11,000 डिवाइडेड बाई 11,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 9,000 डिवाइडेड बाई, यहां पे कितना हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा रुपीज, यहां पे 100 पर यूनिट आपका खर्च हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये x कितना आ गया रुपीज 100। अब ये जो चीजें है इसको मैं अगर समझना चाहूं
कैसे समझ सकते हैं, प्लीज इसको समझिएगा बेटा। ये जो चीज है ये मैंने कैसे निकाला है, यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी टोटल कॉस्ट, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 11,000, टोटल कॉस्ट है। तो डिफरेंस ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस, ये 100 यूनिट के लिए था, ये 2010 यूनिट के लिए था, डिफरेंट इन प्रोडक्शन यूनिट, इन प्रोडक्शन यूनिट। ये वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बन गया आपके पास। यहां पे जो आया ये डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ गया ना, ये डिफरेंस इन प्रोडक्शन यूनिट आ गया ना, ये क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गया। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन द केस ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन द केस ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट per unit in the case of semi variable cost, semi variable cost कैसे निकलेगा, डिफरेंस इन टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, variable cost divided by difference in fixed cost, difference in production unit। यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन यूनिट, डिफरेंस इन प्रोडक्शन यूनिट हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्वेश्चन है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो निकाल लिया, अब फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, दोनों में से कोई एक इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन मान सकता है। तो कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट निकालिए। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो 10x प्लस 1000 प्लस y फिक्स कॉस्ट है, इक्वल टू कितना था, 2000। देखिए ये 10x प्लस y 2000, तो यहां पे 10 इंटू एक्स कितनी यूनिट के लिए, 100, y दिस इज 2000, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे बेटा, हम फिक्स कॉस्ट कहेंगे, दिस इज योर फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये आपका फिक्स कॉस्ट आ गया। तो फिक्स कॉस्ट हमें निकालने की तरीका आ गया। अब इसका कैसे निकलता है, इसकी ग्राफ कैसे बनता है, इसकी ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है बेटा, इसकी ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है, अब ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, स्टेप वाइज कॉस्ट होता है। सर्टेन फिक्स होता है फिर वेरिएबल होता है, सर्टेन फिक्स होता है फिर, जैसे कैब हो गया, 7 सीटर कैब में 7 लोगों के लिए तो फिक्स है, जैसे ही 8 हो जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर 14 तक फिक्स है, फिर 15वां से कॉस्ट बढ़ जाएगा, 15 से लेके 21 तक कॉस्ट सेम हो जाएगा, फिर आपका बढ़ेगा तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो यहां पे प्रोडक्शन यूनिट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है बेटा। अब बाकी जो कॉस्ट का जो नेचर है, बाकी सब चीजें है मैं नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना बेटा। चलिए आज की क्लास मुझे यहीं कंप्लीट करता हूं। ओके, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट आपकी क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगा बाकी टॉपिक को। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।